हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के डिस्कशन को स्टार्ट किया था। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे बात की थी और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको कि ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। Before I start this property, we must understand one very important thing, that this property is the best colligative property. तो यहाँ पर याद रखिएगा, इट इज बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। और यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न क्या है? दीज प्रॉपर्टीज आर colligative properties, I mean to say colligative properties are always found to be inversely proportional to that of molecular mass. तो जितनी भी colligative properties हम लोगों ने पढ़ी हैं, colligative property वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं मॉलिकुलर मास के। और ये सारी स्पीसीज जो ऊपर लिखी हैं, प्रोटीन, पॉलीमर्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे के सारे होते हैं, दे आर हैविंग वेरी लार्ज मॉलिकुलर वेट। तो बिकॉज ऑफ सच अ लार्ज मॉलिकुलर वेट, द magnitude of the colligative property we obtain become insignificant. Insignificant, it means we cannot measure those properties by using physical instruments, but there are certain plus with respect to this colligative property is present। और वो क्या है? पहली बात तो अभी आगे हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू सी आर टी निकल करके आएगा। यहाँ पर सी जो है वो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मोलैलिटी का अमाउंट कम होगा और मोलारिटी जो है उसके लिए जो वैल्यू है ये थोड़ी बड़ी यूनिट होती है, तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो मैथमेटिकली यहाँ पर दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर मोलारिटी यूज़ हो रही है इन प्लेस ऑफ मोलैलिटी। तो यहाँ पर जो लॉजिक नंबर 1 यहाँ पर हम लिख रहे हैं वो क्या है? मोलैरिटी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोलैलिटी। एक तो ये बड़ी बात है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इसका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है, फॉर्मूला टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट एक्सपेरिमेंट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप किसी भी टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा सकते हैं। समझ आई बात? प्रॉब्लम क्या है? जो प्रोटीन है, जो पॉलीमर्स हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये जब अपने बॉइलिंग वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के आसपास आते हैं ना, तो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट के पास जाते हैं तो भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट चाहिए जो किसी भी टेम्परेचर पे हो सके। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट है, तो दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी टेम्परेचर। तो स्टेबिलिटी का इशू यहाँ पे नहीं आता है। और एक और बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है
कि टेम्परेचर का मल्टीप्लाई होने से इसका मैग्नीट्यूड हाई होता है। पाई हैज हायर मैग्नीट्यूड देन एनी अदर बिकॉज टेम्परेचर का मल्टीप्लाई है, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर का मल्टीप्लाई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आता है और ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और अब बात कर रहे हैं सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या है। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर पहली चीज़ तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज़ किया है। और होगा क्या, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन। तो हायर कंसंट्रेशन किसका है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ देयर है, जो मोर अंडर एस्टिमेटेड रहता है। तो देयर हायर कंसंट्रेशन, किसका हायर, सॉल्वेंट का। जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वहाँ से सॉल्वेंट शिफ्ट करेगा, जहाँ पे सॉल्वेंट कम है। तो यहाँ पर देयर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल टेक्स प्लेस फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन, झंझट ही खत्म, थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन कौन सी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। नाम से क्लियर हो रहा है, परमिएबल का मतलब हो रहा है कि आप क्रॉस कर सकते हो, और सेमी परमिएबल का मतलब सब लोग नहीं क्रॉस कर सकते। इट इज साइज सेंसिटिव। तो यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस शीट्स विद अ नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स। और एग्जांपल के लिए पिग ब्लैडर है, Cu2 Fe6, ये क्वेश्चन आता है, ये केमिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो अगर आपसे कभी कोई कहता है कि केमिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का फॉर्मूला बता दीजिए, तो आप ये फॉर्मूला लिख देंगे, केमिकल SPM। जैसे हम लोग मॉस्किटो नेट लगाते हैं ना, तो उसके जो होल्स होते हैं वो इतने माइन्यूट हैं कि मॉस्किटो तो अंदर नहीं आ सकता बट एयर आ जा सकती है। वैसे ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, वहाँ पर एक मेम्ब्रेन हमने लगाई हुई है और इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक होल्स हैं, और वो होल्स स्मॉलर सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने देंगे। स्मॉलर स्मॉलर सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन गो थ्रू कैन गो थ्रू ठीक है। तो जो स्मॉलर सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो तो जा सकते हैं, बट जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, लार्जर सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू पास, बट लार्जर सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू क्रॉस। अब यहाँ पे भी डाउट हो जाता है कौन स्मॉल है कौन लार्ज है। तो सरफेस एरिया जो है वो मोलर मास पे डिपेंड करेगा। वाटर का मोलर मास केवल 18 है, वाटर का मोलर मास है 18, और जो यूरिया का मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास है 60। तो बहुत क्लियर है। और यूरिया वैसे भी आप अगर साइज वाइज भी देखो तो फॉर्मूला है NH2CO NH2, ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, ऑब्वियसली इसका साइज़ बड़ा है। तो ये डाउट रहता है, हम लोग इस पे चर्चा थोड़ी कम करते हैं, बट ध्यान रखिएगा सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो साइज़ में बड़े हैं एंड दे कैन नॉट क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे क्रॉस करना शुरू करेगा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर हुई बात। आगे चलते हैं, ऑस्मोसिस को कंटिन्यू करने के बाद फिर क्या आएगा, हम बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होने वाला है,
व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वहाँ पे हमको क्या करना होगा, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट ऑस्मोसिस। पहले आपको कॉज ऑफ ऑस्मोसिस बता देते हैं एक बार। कॉज ऑफ ऑस्मोसिस एक बार बता देते हैं। देखिए जरा, हमारे पास में एक इस तरीके का कोई कंटेनर है, हालांकि ये अलग अलग जगह बहुत अलग अलग तरीके से ड्रॉ हो सकता है, बड़े अच्छे अच्छे डायग्राम्स इसके अवेलेबल हैं, बट हम लोग मोस्ट सिंपलेस्ट डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये हमारी जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई, और एक तरफ हमने यहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को रखा हुआ है, केवल प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और एक तरफ हमने यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, सॉल्यूशन रखा हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा हम लोग सॉल्यूशन लेंगे कौन सा वाला, जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। सॉल्वेंट के ऊपर का वेपर प्रेशर होगा पी नॉट, और सॉल्यूशन के ऊपर का वेपर प्रेशर होगा पी एस, और पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस होता है। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि इसके ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा है, और पी एस के ऊपर जो है वो प्रेशर थोड़ा सा कम है। और इसी प्रेशर डिफरेंस के चलते क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इफेक्टिव मूवमेंट शो करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल विल शो इफेक्टिव मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेट सोल्यूशन, या फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। तो इफेक्टिव मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, इफेक्टिव मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू प्योर सॉल्वेंट ले लीजिए, या ब्रैकेट में हम डाइल्यूट सोल्यूशन भी ले ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। और अगर आपने डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है तो दूसरी तरफ ऑब्वियसली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। तो ये जो मूवमेंट है इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और अभी क्या करना है, आपके पास जो पी नॉट है वो लार्जर है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पी नॉट है वो लार्जर है पी एस से, और ये तब तक चलता रहेगा, ऑस्मोसिस का मूवमेंट, ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स की ड्रिफ्टिंग तब तक मूव करता रहेगा जब तक ये वैल्यू इक्वल नहीं हो जाता। और ये बहुत कॉमन सी बात है मैथ्स के हिसाब से कि अगर पी नॉट इज़ ग्रेटर देन पी एस है तो वो इक्वल कब हो सकता है, इक्वल तभी होगा जब आपको वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और इसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ओवर सोल्यूशन टू गेट रेड ऑफ ऑस्मोसिस, तो जैसे ही इक्वल हो जाएगा, प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी, ऑस्मोसिस स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये वाली जो कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और डेफिनेशन क्या बन गई, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ओवर सोल्यूशन टू गेट रेड ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड 3 रूल हैं, वांट ऑफ लॉ बोलते हैं। पहला वाला है जिसको बोलते हैं चार्ल्स बॉयल्स वांट ऑफ लॉ, जहाँ पर बात आती है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ऐसे समझ लीजिए कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, जब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड होगा, यानी ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड होगा। और सॉल्वेंट बढ़ते ही, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बढ़ते ही उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। नंबर 2 में आइए, दूसरी बात हम कहते हैं कि जो ये पाई है,
वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ भी बोलते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको अगली क्लास में हम लोग जब बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे तब इस रिलेशन पर थोड़ी और चर्चा होगी। और इसी तरीके का फिर आवोगाद्रो लॉ भी है। अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, आपको पता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, सोल्यूट बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर और लो होगा, पी नॉट पी एस का डिफरेंस बढ़ेगा जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। अगर इन सारी इक्वेशंस को आप कंबाइन कर दीजिए तो फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये एन अपॉन वी इंटू टी मिलेगा। और प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके हम एक कांस्टेंट लगा सकते हैं जो कि आएगा एन अपॉन वी आर टी। यहाँ पर आर को आप गैस कांस्टेंट ना कहें तो बेहतर है। आर विल बी कार्ड एज सोल्यूशन कांस्टेंट। तो आर को हम यहाँ पे अगर कह लें सोल्यूशन कांस्टेंट तो ये ज़्यादा बेहतर साउंड करेगा। हालांकि एक रूल है ये कि डाइल्यूट सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, तो वहाँ से भी बात बन सकती है। इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या लिखते हैं, एन अपॉन वी को मोलर कंसंट्रेशन लिख देते हैं। यानी जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अभी इसी फॉर्मूले पर फोकस करेंगे, इसी को ध्यान में रखेंगे। ये वाले फॉर्मूले की बात अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे। कौन कौन से टर्म हैं यहाँ पे, पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी इसका मोलैरिटी है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यूज़ दो अलग अलग हैं। लीटर एटीएम में ये वैल्यू दी गिवन है, और यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ लीट एटीएम गलत लिख गया है, यहाँ पर बार होगा, तो बार लीटर इनवर्स में ये वैल्यू यूज़ होती है। यही दो आर की वैल्यूज़ कॉमन चलेंगी। अगर हम यहाँ पर इस थोड़ा सा आर की वैल्यू पे डिस्कस करें तो क्या होने वाला है, पहले तो ये एक रिलेशन आएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अगर हम आपके सामने लिख दें सी आर टी, टेम्परेचर को कर देते हैं कांस्टेंट, तो आपको साफ दिख रहा है पाई जो है वो सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दोनों की पावर 1 है, इसलिए ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने की वजह से जो उसका स्लोप आएगा वो आर टी के बराबर आ जाएगा। अब सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि R की वैल्यू क्या क्या है। R की वैल्यू है 0.0821। 1 चाहे तो ना भी लिखें तो भी चलेगा, तो 0.082 तक ही ले लीजिए, केवल 0.082। और यहाँ पर है एटीएम, लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, ऐसे ही दूसरी एक और वैल्यू है, वो है 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि ये प्रेशर की यूनिट अगर एटीएम है तो ये वैल्यू, बार है तो ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू मतलब अगर 0.082 लगा रहे हैं तो फिर प्रेशर एटीएम में लेंगे, और 0.083 लगा रहे हैं तो बार में लेंगे। इसी तरह वॉल्यूम को दोनों ही केसेस में हमें किस में लेना पड़ेगा, लीटर में। टेम्परेचर को दोनों ही केसेस में हमें किस में लेना पड़ेगा, केल्विन में। और अमाउंट हमेशा मोल में ही आएगा। कन्वर्जन के लिए याद रखिएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर का कैसे कन्वर्जन होता है, जो 1 एटीएम का प्रेशर होता है वही 760 mm के इक्वल होता है, mm ऑफ मरकरी कॉलम के इक्वल होता है। यही वाला प्रेशर 1.013 बार के इक्वल होता है। यही प्रेशर जो है 760 टॉर के भी इक्वल होता है। 760 टॉर के भी यही प्रेशर इक्वल होता है। एक आधी बार एक इस तरह से भी क्वेश्चन आया है जिसमें वो प्रेशर को एच डी जी वाले फॉर्मूले से यूज़ करने के लिए कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जो प्रेशर का फॉर्मूला है ना, प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी। अगर आपको कॉलम दिया हुआ है मरकरी के अलावा किसी और का, तो फिर आप उसको मरकरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P2 लगा करके, जहाँ पर H1 D1 की वैल्यू सीधे सीधे
H2D2 के इक्वल हो जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा, आईआईटी में ऑलरेडी इसका एक सवाल आ चुका है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि कॉलम की जो हाइट है वो कॉलम मरकरी के बजाय उन्होंने सॉल्यूशन कॉलम दे दिया था। तो आप क्या करेंगे, मरकरी की डेंसिटी लगा करके हम मरकरी का में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और सबसे इम्पोर्टेंट ये नंबर है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज टू सॉल्यूशंस फॉर विच ऑस्मोटिक प्रेशर आर फाउंड टू बी सेम। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कभी भी सेम हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ये कंडीशन को याद रखिएगा, ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी तरीके के आते हैं जहाँ पर दो सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक बोलते हैं। आइसोटोनिक होने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए अगर हमारे पास कोई ब्लड वेसल में बात कर लेते हैं, तो एक हमारे पास ये आरबीसी ले लीजिए, और आरबीसी में दो फ्लूइड हैं, एक है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, और सेल के जो बाहर का मामला है उसको हमने कह दिया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेलुलर फ्लूइड। अब अगर अंदर और बाहर दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम होंगे तो क्या होगा, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो जाएंगे। अगर कंसंट्रेशन सेम हुए, पाई 1 पाई 2 के बराबर है, यानी C1 RT की वैल्यू सीधे सीधे C2 RT के बराबर है, और ये कैंसिल हो गया, यानी C1 इज इक्वल टू C2। कंडीशनल केस है, दोनों ही केसेस में वॉन्टा फैक्टर, ये आइडियल सॉल्यूट्स के लिए है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर आइडियल सॉल्यूट्स। तो ये बात आ रही है फॉर आइडियल सॉल्यूट, आइडियल सॉल्यूट। अभी क्लियर हो जाएगा आइडियल नॉन आइडियल क्या है। तो अगर ये कंसंट्रेशंस बराबर हैं तो फिर ऑस्मोसिस नहीं होगी, और अगर ऑस्मोसिस नहीं होगी तो सेल जो है, यानी जो आरबीसीज हैं, जो डब्ल्यूबीसीज हैं, या जो भी और हैं इस तरीके की सेलुलर, ठीक है, वो सबके साइज जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। और यही रीज़न है, ये क्वेश्चन भी आता है, 0.9% मास बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सोल्यूशन इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन ब्लड। और ये मार्केट में नॉर्मल सलाइन के नाम से मार्केट में सेल होती है, NS बॉटल के नाम से आती है। आपने देखा होगा बहुत बार, जब किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं तो उसको बॉडी में फ्लूइड एक्सचेंज करना होता है, फ्लूइड डालना होता है। जनरली लोग उसको बोलते हैं कि ये ग्लूकोज है, बट एक्चुअली वो मेजॉरिटी केसेस में NS ही होता है। NS मतलब नॉर्मल सलाइन, और जिसको ग्लूकोज कहते हैं वो DNS होता है, यानी नॉर्मल सलाइन में डेक्सट्रोज और मिला दिया जाता है। तो ये जो नॉर्मल सलाइन है वो कितना होता है, 0.9% बाई मास होता है, मास 0.9% मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं। अगर कभी मान लीजिए कि ऐसा हो जाए जहाँ पर पाई 1 की वैल्यू पाई 2 के इक्वल नहीं है, यानी दो सोल्यूशन है और उनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज कि या तो पाई 1 बड़ा है पाई 2 से, या इसका रिवर्स है। हम इसी कंडीशन को पकड़ के चलते हैं। यहाँ पर जो पाई 1 है, यानी सोल्यूशन 1 जो है, सोल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक है, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो इस तरीके से ये दो नाम हैं, हाइपोटोनिक। अब देखिए क्या होगा, अगर हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक हैं तो फिर उस केस में C1 और C2 सेम नहीं होंगे। तो अब की बार जो C1 और C2 हैं वो इक्वल नहीं होंगे। अगर C1 C2 इक्वल नहीं हुए तब क्या होगा, मान लेते हैं अंदर का कंसंट्रेशन C1 है और बाहर कंसंट्रेशन C2 है, और ये सेम नहीं है। दो केसेस बन सकते हैं। अगर ये सेम नहीं है तो इनमें से एक लो वैल्यू होगी, जो लो हो जाएगी वो डाइल्यूट रहेगा, और जो हाई रहेगा उसको हम मान लेंगे कंसंट्रेटेड है। और अगर मान लीजिए सॉल्यूशन अंदर से डाइल्यूट है, यानी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड डाइल्यूट है,
और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड हमारे पास है वो कंसंट्रेटेड है, तो ये वाला डाइल्यूट ले लिया है, ये वाला कंसंट्रेट ले लिया है। आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। ऑस्मोसिस की वजह से जो अंदर का वाटर है यानी कि जो सॉल्वेंट है वो बाहर की तरफ माइग्रेट करेगा, और इसकी वजह से जो आरबीसी है वो श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक करने के बाद फिर ये फाइनली कोलैब भी कर सकती है। इसी का रिवर्स अगर ले लीजिए, अंदर कंसंट्रेटेड ले लीजिए, बाहर डाइल्यूट ले लीजिए, तब क्या होगा? अगर सॉल्यूशन अंदर से कंसंट्रेट है और बाहर डाइल्यूट है, तो फिर बाहर से फ्लूइड अंदर आना शुरू होगा। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। हमारे पास ये एक सेल है, अंदर C1 कंसंट्रेशन है और बाहर की एक ये कोई बाउंड्री बना लिया, और इस बार बाहर की तरफ C2 कंसंट्रेशन है, और हमने बताया कि C1 ग्रेटर है C2 से, यानी C1 जो है वो कंसंट्रेटेड है और C2 जो है वो डाइल्यूटेड है। तो क्या होगा, अब की बार जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, और अचानक सेल के अंदर वाटर इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा, और ये सेल क्या होगी, ये स्वेल हो जाएगी। स्वेल होने के बाद हो सकता है अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहे तो ये सेल बर्स्ट भी कर सकती है। तो ये बहुत मेजर, इसीलिए इसीलिए हमको जो भी फ्लूइड एक्सचेंज करना है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही होना चाहिए। इसलिए ह्यूमन आरबीसीज के साथ आइसोटोनिक कितना है, 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। मेरा ख्याल है फार्मूला आपको समझ आ गया है। फार्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई इज इक्वल टू N/VRT है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उनमें क्या होता है कि यहाँ पर कुछ टर्म है, जैसे पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, अगर आप इसको ब्रेक करके लिखिए तो उसमें वेट डिवाइडेड बाई ग्राम मोलर मास आएगा, होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आएगा, और साथ में R/T आएगा। तो यहाँ पर काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 टर्म है। ये टोटल 5 टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती हैं। यहाँ पर हमको अलग अलग केसेस में अलग अलग है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेंस 1.28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो जो गिवन डेटा है, हर बार न्यूमेरिकल में यही करते हैं हम लोग, गिवन डेटा को नोट करते हैं। मास ऑफ प्रोटीन जो दिया हुआ है वो है 1.26 ग्राम्स। जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज फाउंड टू बी, अब देखिए यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है, कितनी है 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ऐसा ऑस्मोटिक प्रेशर भी गिवन है, और साथ में जो टेम्परेचर है वो भी गिवन है 300 केल्विन। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन 300 केल्विन। हालांकि इस क्वेश्चन में R की वैल्यू दे दी है 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बस याद रखिएगा, स्कूल एग्ज़ाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आर की या तो वैल्यू देते नहीं हैं, और अगर देंगे भी तो वो वैल्यू देंगे जो हमारे लिए वर्थ इट नहीं है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, कैसे पहचानेंगे कि आर की कौन सी वैल्यू लगेगी। देखिए यहाँ पे अगर प्रेशर बार में है और वॉल्यूम लीटर में है तो फिर यही वैल्यू लगनी है, और हमें लगता है अब तो कुछ भी नहीं बचा। फॉर क्वेश्चन में केवल सारा डेटा गिवन है, आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, मॉलिकुलर वेट इंटू वी और ऊपर R इंटू टी, मोलर मास निकल आएगा। मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू, पहले सब्जेक्ट चेंज कर लिया करिए फॉर्मूले का, उसके बाद ही वैल्यू डालिए, थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिखता है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा एलिजिबल हो जाते हैं स्टेप मार्किंग के लिए भी। अब सारे वेट वगैरह रख दीजिए। 1.26 है, R की वैल्यू 0.083 है, टेम्परेचर 300 है, डिवाइडेड बाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना है
वो है 2.57 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम को ध्यान रखिएगा लीटर में रखना है, तो 200 का मतलब 1/5 लीटर हो गया। सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको मोलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सीधा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बात आ रही है। अब देखिए इसको पहले डिस्कस कर लीजिए, फिर वापस आएंगे कि वांट ऑफ फैक्टर है क्या और ज़रूरत क्या है। तो आइए ज़रा थोड़ी बात कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो कुछ याद करिए क्या चीज़ थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ which depend over, which depends upon number of solute particles only and independent to their nature। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अब होता क्या है, जो सोल्यूट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट सोल्यूट कैन बी ऑफ टू टाइप। या तो वो एक आइडियल सोल्यूट होगा और या फिर वो नॉन आइडियल सोल्यूट होगा। तो आइडियल सोल्यूट कैसा होता है? आइडियल सोल्यूट होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन एसोसिएबल। क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आयोनाइज नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, और एसोसिएबल का मतलब एसोसिएशन अगर आप कम समझ पा रहे हैं तो इसको डाइमराइजेशन मान सकते हैं। डाइमर या पॉलीमर या और जो भी बना सकते हैं वो। जबकि जो नॉन आइडियल सल्यूट होता है वो किस तरीके का होता है? या तो वो खुद एक इलेक्ट्रोलाइट होगा और या फिर उसमें एसोसिएशन पॉसिबल है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है। इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन होता है। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी। मैंने क्या किया है, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लूं, इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली मेटल इन्वॉल्व होते हैं, यही उसकी पकड़ है, यहीं से आप पहचान सकते हैं। मैं एक सिंपल केस ले रहा हूँ कि एक एन एटम वाला है, एन एटम का मॉलिक्यूल है जो अंदर जा कर के पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जा रहा है, यानी डिसोसिएशन का केस है। अगर आप t इज इक्वल टू 0 पे कंसीडर करते हैं इसके 1 मोल और t इज इक्वल टू टी पे लेके आते हैं 1 माइनस अल्फ़ा मोल, यानी अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो गए, तो आपको पता है फॉर एवरी 1 मोल ऑफ एन मोल्स ऑफ ए आर फॉर्म, तो अल्फ़ा से एन अल्फ़ा बन जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। तो अभी फर्क क्या पड़ेगा, एवरेज मोलर मास चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से पूरे मीडियम का मास तो कांस्टेंट रहेगा, पूरे मीडियम का मास तो कांस्टेंट रहेगा, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल गए इसलिए एवरेज मोलर मास बदल जाएगा। और एवरेज मोलर मास चेंज होते ही आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ जरा एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कि शुरुआत में जो हमने इसका मास लिया था वो मास x था और ये मास कांस्टेंट होगा। रीज़न आपको पता है क्योंकि यहाँ पे लगेगा
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो इनिशियल मोलर मास है वो कितना हो जाएगा? इनिशियल मोलर मास, एक मोल का मास x है, तो यही मोलर मास होगा। और इक्विलिब्रियम पे एवरेज मोलर मास कितना आएगा? एवरेज मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी मास प्रेजेंट है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा करते हैं। इसका मतलब जो मास है वो तो x ही है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बदल चुके हैं और वो हो गए हैं 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। ये एवरेज मोलर मास एट इक्विलिब्रियम आ रहा है, एट इक्विलिब्रियम। इस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखिए तो आई फैक्टर एक हमने लिया हुआ है, या आई की बात अभी नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, फिर सुनिए एक बार। जो हम लोग को प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे थे वो तो थ्योरेटिकल मोलर मास एक्स से कैलकुलेट हो रही थी, और अभी जो कैलकुलेशन आ रहा है एक्चुअल कैलकुलेशन, वो एवरेज मोलर मास से आएगा। इसलिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, दो तरीके से कैलकुलेशन आ जाएगा। एक होगा जो कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरा होगा हमारा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टीज का जो रेशियो हम अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं उसको हम आई लिख ले रहे हैं, और ये आई की वैल्यू जो है वही वांट ऑफ फैक्टर, दिस आई इज कॉल्ड एज वांट ऑफ फैक्टर। तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो ये फॉर्मूला। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए ये कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास के इक्वल होने वाली है। कैलकुलेटेड मोलर मास जो आपने कैलकुलेट किया था वो कितना था? x, और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कितना है? वो है x डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। इस हिसाब से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे x से x तो कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। देखते हैं क्या आएगा फॉर्मूला। तो अगर सोल्यूट आई का जो फॉर्मूला आ गया वो मैंने बताया, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और आई का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। ये अगर आप ध्यान से देखें तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, किसके लिए? अगर इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल है तो। अब इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, आप केवल ये देखिए हम लोगों ने जो केस लिया था वो क्या था? ए एन कन्वर्टेड टू एन ए। फाइनली नंबर ऑफ एटम्स कितने बन गए थे? एन। नंबर ऑफ एटम्स एन है, उसमें से 1 माइनस कर दिया, जो नंबर आया उसमें अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करके हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आई की आ जाएगी। ये फॉर्मूला है। अगर आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में लिखूं, जैसे NaCl है, आयनाइज होकर के क्या दे रहा है? Na प्लस और Cl माइनस। नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं? 2, और इसलिए आई का फॉर्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा 2 माइनस 1, नंबर ऑफ आयंस में से 1 माइनस किया, अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, यानी फाइनली 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आई। इसी तरह अगर CaCl2 का आयनाइजेशन लिखेंगे तो क्या होगा? Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, नंबर ऑफ आयंस कितने बने? 3। वीडियो को पॉज करके ज़रा आई की वैल्यू लिख के देखिए कितनी बनती है आपके हिसाब से। नंबर ऑफ आयंस में से 1 माइनस करके अल्फ़ा का मल्टीप्लाई और 1 ऐड कर देंगे, फाइनली 1 प्लस 2 अल्फ़ा आपके पास ये वैल्यू आएगी। क्या आप इसी तरह समझ सकते हैं कि AlCl3 के लिए आई की वैल्यू 1 प्लस 3 अल्फ़ा आएगी? अगर कोई कहता है A2B3 के लिए, तो A2B3 का आयनाइजेशन कैसे होगा? 2A प्लस 3B। बहुत सारे बच्चे यहाँ आयनाइजेशन नोट करने में थोड़ी गलती कर देते हैं। आयनाइजेशन जब भी लिखना है तो आपको दो रूल अप्लाई करने हैं। पहला रूल है आपका जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एटम, और दूसरा है चार्ज। तो लेफ्ट साइड में 2A है, राइट में भी 2A लिख दीजिए। लेफ्ट साइड में 3B है, राइट में भी 3B लिख दीजिए। और पहले वाले पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और आपको पता है
क्रिस क्रॉस मेथड से इसकी वैलेंसी 3 दिख रही है। तो पहला वाला 3 प्लस वैलेंसी वाला है और दूसरा वाला 2 माइनस। टोटल चार्ज पॉजिटिव +6 है और नेगेटिव भी -6 है। यहाँ पर आई की वैल्यू देखिए तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बन गए यहाँ पर 5, यानी फॉर्मूला बनेगा 1 + 4 अल्फा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप जरा AN BM का निकालिए। AMBN में सबसे पहले N एटम A के बनेंगे, M एटम B के बनेंगे। पहले वाले पे चार्ज पॉजिटिव का M आएगा और दूसरे वाले पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, N का माइनस आएगा। इस हिसाब से जो टोटल आयंस बने वो N + M बन गए। इसमें से 1 माइनस करेंगे जिसमें अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, ये वैल्यू आई की होगी। जेई मेंस का ये सवाल है जिसमें इन्होंने अल्फ़ा पूछा था, तो आप अल्फ़ा निकाल सकते हैं। क्या आएगा, I-1 डिवाइडेड बाई M + N-1। आप चेक कर सकते हैं, जेई मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। बाकी मैचिंग के क्वेश्चन तो लगभग आते हैं, लगभग ये मैचिंग के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिनके आयनाइजेशन भी लिखने होते हैं हमको, जैसे ये वाला है K4FeCN6। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आयनाइजेशन में क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको आयनाइज नहीं करना, तो फिर क्या होगा 4K+ और FeCN6 FeCN6 4-, और टोटल आयंस यहाँ कितने बन गए, फिर से 5, और इसलिए आई की वैल्यू क्या आई, 1 + 4 अल्फ़ा। होपफुली आप इसमें वांट ऑफ फैक्टर निकालना सीख गए। इसी के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर सोल्यूट एसोसिएट हो रहा है तो एसोसिएट कब होगा, ध्यान रखिएगा। एसोसिएट होने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट का होना ज़रूरी है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का होना ज़रूरी है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि हमारे पास बेंजीन जो है वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, हालांकि इसके अलावा CH2 वगैरह भी हो सकता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर है तो फिर एसोसिएशन हो सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एसिटिक एसिड को ही कंसीडर कर लीजिए। एसिटिक एसिड और फिनॉल, इन्हीं दोनों के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। एसिटिक एसिड को अगर आप बेंजीन सॉल्वेंट में कंसीडर कर रहे हैं तो फिर वो क्या करता है, वो डाइमराइज कर जाता है। क्वेश्चन में ये बात लिखी होती है, तो डाइमराइज कर जाएगा होल ट्वाइस। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 2 मोल्स हैं वो सामने इसके 1 मोल फॉर्म हो रहे हैं। T = 0 अगर लेंगे, इस पे 1 मोल है, इसका 0 है। T = T पे यहाँ पे अगर 1 माइनस अल्फ़ा कर देते हैं तो ये अल्फ़ा/2 हो जाना चाहिए। यूनिटरी मेथड लगा लीजिएगा। 2 मोल से 1 मोल, 2 मोल से 1 मोल, डाइमर, इसलिए 1 मोल से 1/2 और अल्फ़ा से अल्फ़ा/2। आइए फिर से वही करते हैं। आई की वैल्यू को क्या बताया मैंने, वो हो गया ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई रूल नहीं है ये, बस हम ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड को बराबर करना चाहते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पर, अगर फिर वही फॉर्मूला मोलर मास वाला लगेगा, जिसमें आएगा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई एवरेज मोलर मास या ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और इस बार ये फॉर्मूला सॉल्व होकर के क्या होगा, 1-1-1/n × ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ये वाली वैल्यू जो होती है ये होती है क्या, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो रख लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से पता चल रहा है आई की वैल्यू <1 आएगी। और क्योंकि ये डाइमर हो रहा है एसिटिक एसिड के केस में, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1-1-1/2 इंटू अल्फ़ा, और फाइनली ये हो जाएगा 1 - अल्फ़ा/2।
जो कि आई का फॉर्मूला एसिटिक एसिड के लिए है। याद रखिएगा, एक रिमार्क यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर एसिटिक एसिड को आपने वाटर में लिया, एसिटिक एसिड इन वाटर, एसिटिक एसिड इन वाटर, जो वाटर है वो पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट के चलते आयोनाइज हो जाएगा। उस केस में क्या बनेगा, CH3COOH will dissociate to give CH3COO minus along with H plus, और अब की बार I ग्रेटर देन 1 आएगा, इनफैक्ट I का फॉर्मूला 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो आयोनाइज हो रहा है, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो क्या हो रहा है, तो वो एसोसिएट हो रहा है। अब चलिए ज़रा पीछे चलते हैं, जिस बात पे ये क्वेश्चन आया था वहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। ये कह रहा है कि फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब अगर आप यहाँ पर आई वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो वो होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इस हिसाब से जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, यानी पाई ऑब्जर्व्ड जो आएगा, वो आई इंटू पाई कैलकुलेटेड आएगा, और कैलकुलेटेड का फॉर्मूला आपने निकाला है CRT, इसीलिए वहाँ पे जो फॉर्मूला था वो ICRT था। दूसरी तरफ ये जो क्वेश्चन है इसमें CaCl2 की ये बात कर रहे हैं, जो कि आयोनाइज होकर के Ca2 प्लस और 2Cl माइनस देगा, और I की वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फ़ा दिखाई देगी। इन्होंने कहा है एज्यूम कर लीजिए कि 100% डिसोसिएट हो रहा है। 100% का मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 1 प्लस 2 टाइम्स 1, टोटल वैल्यू 3 आ जाएगी। अब कोई क्वेश्चन में दम बची नहीं, मोलैरिटी दी हुई है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, तो पाई इज इक्वल टू ICRT। आई कितना लगा लिया 3, सी दिया हुआ है 0.1, आर की वैल्यू 0.082 लगाएंगे तो एटीएम में आंसर आएगा, 3 लगाएंगे तो बार में आएगा, और 300 केल्विन इसका टेम्परेचर है, और इसका जो आंसर आएगा वो एटीएम में आएगा। चाहिए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3 इंटू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 8.2, 7.38 ATM। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, 7.38 ATM ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो काफ़ी आसान सा है, बट आपको ये खुद सेंस करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ करके, कि क्वेश्चन को रीड करिए और फिर आप खुद बताइए कि यहाँ पर क्या लगेगा फॉर्मूला, आई की वैल्यू क्या आएगी। तो ये टोटल फार्मूला अगर आप देखिए तो पाई इज इक्वल टू ICRT ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर दो केस आएंगे, केस नंबर 1 जब आई की वैल्यू 1 होगी, और केस नंबर 2 जब आई की वैल्यू 1 नहीं होगी। अगर 1 नहीं हुई तो फिर या तो आई ग्रेटर देन 1 होगा, और या फिर आई जो है वो लेस देन 1 होगा। बी का केस होगा जहाँ पे आई लेस देन 1 आएगा। अब इन सब केसेस के बारे में अगर आप नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। I1 तभी होगा जब आइडियल सोल्यूट होगा। अब मैं आइडियल बोल देता हूँ, लेकिन बुक में वो क्या लिखते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन एसोसिएबल। आई अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो फिर इसका मतलब है आपने जो सोल्यूट लिया हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट है, और लेस देन 1 लिया है तो वो जो सोल्यूट है वो एसोसिएट हो जाएगा, उसका एसोसिएशन होगा। जहाँ तक बात रही एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन में एसिटिक एसिड के डाइमर का
एक बार जरा स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, अगर स्पेस है, हाँ है, तो यहाँ पर डाइमर बन कैसे रहा है, जरा उसका स्ट्रक्चर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जो डाइमर है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड कैसा है? वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ से भी सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O और CH3, और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जो स्ट्रक्चर है डाइमर का, ये फॉर्म हो जा रहा है अगर ये बेंजीन की प्रेजेंस में है तो। कुछ और टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इस तरीके का एक क्वेश्चन है। जेई मेंस लेवल पर कुछ स्पेशल मिक्सचर वाली प्रॉब्लम भी आजकल आती है। इस प्रॉब्लम में खास क्या है, कह रहा है कि 200 ml 0.2 मोलर इज मिक्स्ड विथ 300 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं होता। पाई फाइनल जो आएगा वो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम इनटू RT ऐसा आएगा। और जो फाइनल मोल्स होंगे, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो दो सोर्स हैं, दो अलग अलग सोल्यूट हैं, और नीचे दो अलग अलग वॉल्यूम्स हैं। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया। अब मोल्स कहाँ से आएंगे, हमको पता है, वी नो दैट जो मोलैरिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होगा। अगर हम इसको ऊपर रख दें तो क्या हो जाएगा, पाई फाइनल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो सीधे सीधे हो जाएगी, मोलैरिटी को C से लिख दे रहे हैं, तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ऐसा एक फॉर्मूला आएगा। अच्छा, एक और बात है, क्योंकि C और पाई प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए कभी कभी ये फॉर्मूला ऑल्सो, अगर आपको अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर दे दे तब भी आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, और वो फॉर्मूला हो जाएगा पाई1V1 प्लस पाई2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अभी तो यहाँ पे RT लगा हुआ है साथ में, जब पाई का टर्म आएगा तो RT कैंसिल भी हो जाएगा। तो या तो आप ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को लगा सकते हो, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में है तो इस फॉर्मूले से लगा सकते हो। अभी तो ये वाला क्वेश्चन यहीं से लग जाएगा। हाँ, एक और बात है, ये इन्होंने दिया हुआ है ग्लूकोज, और यहाँ पर दिया हुआ है यूरिया, दोनों के लिए I की वैल्यू 1 होती है, ऑर्गेनिक हैं, आइडियल सॉल्यूट्स हैं। अगर ये आइडियल नहीं होंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जहाँ पर मोल्स आ रहे हैं उसी के साथ आपको I फैक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो आसानी से वैल्यू रख के ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5% वेट बाई वॉल्यूम। हाँ, ये बात ज़रा ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस में बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं, इसलिए वहाँ पर यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 20% यूरिया सोल्यूशन। इस तरीके का छोटा सवाल भी आ जाता है स्कूल लेवल पर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20% यूरिया सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में एट 27 डिग्री सेल्सियस, अब इस क्वेश्चन में एक कैच ये है कि ये 20% क्या है, ये गिवन नहीं है, तो इसको यहाँ पर हम हमेशा वेट बाई वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं। शर्त क्या है, कंडीशन ये है कि यहाँ पर डेंसिटी नहीं देनी चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेंसिटी को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ओनली, तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट को सेम ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट ऐसा ले लेते हैं, और सॉल्वेंट यानी, और उसको 1 ले लेते हैं, 1 लेते ही मास और वॉल्यूम सेम हो जाता है।
तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन कैसे लग जाएगा, ये बहुत आसान है। आपको केवल पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी वैल्यू डालनी है। एन कितना हो जाएगा 20/60 फॉर यूरिया, और वॉल्यूम कितना होगा 100/1000, और इनटू आर कितना होगा 0.082 और मल्टीप्लाइड बाई 300, और यूनिट आएगी एटीएम में। 20% का मतलब आप समझ गए होगा, 20/100। ऊपर है ग्राम और नीचे है ml। ml है सॉल्यूशन का और ग्राम है सोल्यूट का। हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आइसोटोनिक के लिए कह रहा है, तो आइसोटोनिक के लिए पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 अप्लाई करेंगे। I1C1RT की वैल्यू सीधे सीधे I2C2RT के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है केन शुगर और दूसरा लिखा हुआ है एज्यूम नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिहेवियर, यानी आइडियल है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से I1 और I2 दोनों की वैल्यू 1 के बराबर है, तो झंझट ही खत्म हो गया है। फॉर्मूला सीधे सीधे C1RT इज इक्वल टू C2RT ही बचा, और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी C1 की वैल्यू सीधे सीधे C2 के इक्वल आ गई। N1 अपॉन V1 की वैल्यू N2 अपॉन V2 के इक्वल आ गई। अब N1 को आप रख लीजिए, क्या है बताइए जरा। ये है 5 ग्राम्स ऑफ 342 डिवाइडेड बाई 100 ml मोल पर लीटर। ऐसे ही दूसरा वाला क्या है 0.877 डिवाइडेड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1000, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 342 इज इक्वल टू 0.877 डिवाइडेड बाई एक्स, विच कम्स एक्स इज इक्वल टू 342 इंटू 0.877 होल डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से सॉल्व करके आप अपना मॉलिक्यूलर मास जो इन्होंने फाइंड करने के लिए बोला था, यह हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और ये शॉर्ट नोट लगभग एग्जाम में आता है, और वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। नाम से क्लियर हो रहा है, यानी रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस मतलब वहाँ पे जो मूवमेंट है ऑस्मोसिस में वो क्या था, दैट वाज फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन की तरफ, यानी रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस होगा। और ये होगा कैसे, फीजिबल कैसे, हमको बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, वही प्रेशर वाला कंसेप्ट है। पी नॉट बड़ा था पी एस से, आपने क्या किया पी नॉट को पी एस के बराबर कर दिया और एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया। ये तो केस नंबर 1 था, जब आपने ऑस्मोसिस को रोक लिया। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑस्मोसिस स्टॉप्स। लेकिन केस नंबर 2 में अगर हम कभी ऐसा कर पाए कि पी नॉट इज इक्वल टू पी एस और यहाँ पे हम वाई लगा देते हैं, और ये जो वाई है ना ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। इस बार आप देखिए राइट साइड का प्रेशर ज़्यादा हो गया, लेफ्ट का कम हो गया, और इसीलिए रिवर्स मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, डेफिनेशन ये बनती है कि इफ़ द प्रेशर अप्लाइड अबव सोल्यूशन इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ओवर सोल्यूशन इफ मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, then the reverse movement of solvent particle through SPM starts, means from concentrated solution to dilute solution, and we get solvent particle extracted from concentrated solution। तो जो डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर होता है ना, वो रिवर्स ऑस्मोसिस से ही पॉसिबल है। तो जो आरओ प्यूरीफायर आपके घर पे लगता है, उसमें एक मोटर होती है, स्विच ऑन करते ही मोटर की आवाज़ आती है, वो मोटर केवल वही प्रेशर अप्लाई करती है। क्लियर है। उस प्रेशर के अप्लाई होने से क्या होगा, जब वो ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेगी
तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी जो आपका सबमर्सिबल का पानी है, डायरेक्ट ग्राउंड वाटर है, जिसमें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ से डाइल्यूट सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट बाहर जाना शुरू करेगा और वो एक और कंटेनर में कलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। इसके काफ़ी सारे यूजेस भी हैं, तो आप उन यूजेस को भी बुक से एक बार पढ़िएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके लिए जिनको कि आपको प्रैक्टिस करना है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर कहीं कोई डाउट आए तो मेरे से इसको डिस्कस करिएगा। बहुत अच्छा लगा आज की क्लास लेकर के। बहुत सारे टॉपिक कवर किए हम लोगों ने। बात करी ऑस्मोसिस की, रिवर्स ऑस्मोसिस की, और सबसे इम्पोर्टेंट वॉन ऑफ फैक्टर की बात कर ली। लग रहा था कि कैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब केवल एक वीडियो बहुत छोटा सा चाहिए जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दो टॉपिक कवर करेंगे। ये वीडियो आपको मिलेगी बहुत जल्दी ही। तो चलिए, इन क्वेश्चंस पे जुड़ जाइए और फटाफट इनको सॉल्व करिए। देखिए, अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।